रात को सभी लोग खाना खा रहे थे। रिया, जो कि बहुत देर से अपने कमरे में फोन पर लगी थी, उसे सभी लोग खाना खाने के लिए बार बार बुला रहे थे, लेकिन उसे किसी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसकी सास उससे बोलती है, अरे बहू, कब खाना खाएगी? हर एक चीज का टाइम होता है। रात के 9 बज चुके हैं। आखिर कब खाना खाना है तुझे? घर में और भी काम है। माँ जी, आप खाना खा लो, मेरी टेंशन मत लो, मैं भी खाना खा लूंगी, बर्तन भी धो दूंगी। आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाओ। बेटा, सब एक साथ खाना खाते हैं तो अच्छा लगता है ना। हम लोग कब से तेरा वेट कर रहे हैं और एक तू है कि हमें नजरअंदाज कर रही है। कोई बात है तो मुझे बता दे। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं है, बस मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। चल ठीक है। इतना बोलकर सास वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। रिया मौका देखकर नीचे जाती है। उसके फोन पर डिलीवरी बॉय का फोन आता है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आता है। रिया को घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह बार बार बाहर का कहीं खाना खाया करती थी, ज्यादातर जंक फूड। उसके फैमिली वाले उसे हमेशा मना करते थे बाहर का खाना खाने से, जिस वजह से वह चोरी चुपके बाहर का खाना मंगाया करती थी और खाया करती थी। रिया सारा काम निपटाकर रसोई में छुपकर खाना खा रही थी। तभी उसकी सास उसे बाहर का मंगाया हुआ खाना खाते हुए देख लेती है और उसे डांटते हुए बोलती है, रिया बेटा, ये सब क्या है? तुझे कितनी बार मना किया है कि बाहर का खाना मत खाया करो। घर का खाना जितना हेल्दी होता है उतना अच्छा बाहर का नहीं होता है। लेकिन एक तो तू है, हमेशा बाहर का खाना मंगाती है। पैसा क्यों वेस्ट करती है? क्यों जरूरत है पैसा वेस्ट करने की? माँ जी, आपको पता है ना कि मुझे बाहर का खाना कितना पसंद है। और रही बात पैसे की, तो पैसे की चिंता आप मत करो। मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे हर महीने पैसे भेजते रहते हैं। मैंने आप लोगों से तो पैसे मांगे नहीं ना। मैं अपने मम्मी पापा के पैसों से बाहर का खाना मंगा कर खा रही हूँ। बेटा, अगर तेरी मम्मी पापा तुझे पैसे दे रहे हैं तो उन पैसों को अच्छे काम में लगाना। जितना बाहर का खाना खाएगी उतना अपने आप को नुकसान पहुँचाएगी, और आगे जाकर अगर तुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो तेरे मम्मी पापा को भी तो दिक्कत होगी ना, और हमें भी बहुत परेशानी होगी, क्योंकि हम तुझे बीमार होता हुआ तो नहीं देख सकते ना। देखो माँ जी, इस दुनिया में हर कोई बाहर का खाना खाता है। अगर इतना ही बीमारी होती ना तो ये बाहर का खाना जैसे जोमैटो, स्विगी, ये सब तो बंद ही हो जाते ना। इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। और आप ना फालतू की बातें मत सोचो, कुछ नहीं होगा मुझे। सासू माँ के लाख समझाने के बाद भी रिया को कुछ समझ में नहीं आता। रिया बार बार बाहर का खाना खाने का मौका ढूंढा करती। ऐसे ही एक दिन रिया की फ्रेंड मोनिका उसे कॉल करती है और कहती है, अरे रिया, जब से तेरी शादी हुई है तब से तो तूने हमसे बातचीत करना ही बंद कर दिया है। कंजूस, अपनी शादी की पार्टी भी नहीं दी तूने। हमें तो कम से कम अब दे दे पार्टी। तेरे पास कौन से पैसे की कमी है? अमीर बाप की औलाद है, फिर भी पैसे से बचती रहती है। अरे ऐसी बात नहीं है यार, बस थोड़ा सा बिजी हो गई थी मैरिड लाइफ में। खैर, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। प्लान बना लो, उसी दिन चलते हैं, पार्टी करते हैं, और सारा खर्चा मेरा होगा खाने पीने का। जो भी चीज लेनी हो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी तुम्हें, सब कुछ मैं करूँगी। तुम्हारी जेब से कुछ नहीं जाने वाला। सच बता फिर। नेहा, रितिका, जूली, मनीषा, काजल, सबको बुला लेती हूँ। मजा आएगा, सारे कॉलेज फ्रेंड मिलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तू एक काम कर, कल का प्लान फिक्स कर ले, मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगी। ऐसे ही रात को रिया अपनी सास को कल की पार्टी के बारे में बताती है। यह सब सुनकर सास रिया से बोलती है, देख बेटा, मुझे ना तेरे बाहर आने जाने पार्टी करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है सिर्फ इस चीज से कि तू बहुत ज्यादा बाहर का चीज खाती है, और पार्टी में ये सब खाना आम बात है, इसलिए मैं तुझे बाहर जाने देना नहीं चाहती। जाने दो ना माँ जी, आपको तो पता है ना बहुत कम मौका मिलता है अपने दोस्तों से मिलने का। उन सब की भी शादी हो चुकी है और कल हम लोग सब फ्री हैं। उसके बाद हमें कब टाइम मिलेगा कुछ भी नहीं मालूम। एक दिन की तो बात है, और मैं कम खाऊंगी बाहर का, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर तेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो ठीक है, चली जा, लेकिन भगवान के लिए बाहर का खाना बहुत कम खाना। बेटा, तेरी हेल्थ की चिंता रहती है मुझे। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो।
ऐसे ही अगले दिन रिया अपने दोस्तों के साथ क्लब जाती है, जहाँ वे लोग खूब एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर खाने के लिए बहुत सारी डिश आई थी, जो कि सब कुछ फास्ट फूड था। रिया बहुत ओवरलोड बाहर का खाना खा लेती है। जब रिया रात को घर आती है तो सास रिया को बोलती है, रिया जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। माफ करना माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने के लिए, मेरा सर बहुत घूम रहा है माँ जी, आज बहुत एंजॉय किया है हमने। अच्छा तूने बाहर का खाना तो ज्यादा नहीं खाया ना? अरे नहीं माँ जी, कितना टेंशन लेती हो आप मेरे लिए। अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, कल सुबह बात करूँगी आपसे। इतना बोलकर अपने कमरे में रिया जाकर सो जाती है। ऐसे ही रात के 2 बजे रिया के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। वे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसका पति मयंक उठकर बैठ जाता है और रिया से बोलता है, क्या हो गया रिया, सब ठीक तो है ना? अचानक से पेट में दर्द क्यों हो रहा है तुम्हारे? मुझे नहीं पता मयंक, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, ये दर्द मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मयंक अपनी माँ को बुलाता है और थोड़ी ही देर में रिया को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं वे लोग, जहाँ डॉक्टर रिया को एडमिट कर लेते हैं, जहाँ रिया बहुत सारा चेकअप करवाती है। चेकअप के दौरान पता चलता है कि रिया को फूड पॉइजनिंग हुआ है और उसकी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है। ये सब कुछ बाहर का खान पान खाने से हुआ था। तभी डॉक्टर रिया की फैमिली से बोलते हैं, देखिए हमें रिया का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन हो चुकी है। ये सब कुछ बाहर का खाना खाने से होता है, अगर हमने इसका ऑपरेशन नहीं किया तो आगे जाकर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। रिया का ऑपरेशन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब रिया को होश आता है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तब उसे याद आता है कि उसकी सास अक्सर उसे बाहर का खाना खाने से मना किया करती थी और उसे समझ में आ जाता है कि घर का बना हुआ खाना खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है और बाहर का खाना उतना ही हानिकारक। ज्योति सुबह सुबह शर्मा निवास जाती है उसके प्रेस किए हुए कपड़े देने। वो 2 बार डोरबेल बजाती है। थोड़ी देर में उस घर की मालकिन आती है और कहती है, अरे सुबह सुबह टपक गई तू, नींद खराब करना जरूरी था क्या? सुबह के 7 बज रहे हैं और तू है कि सुबह सुबह दरवाजा बजाने लग गई हमारा। मालकिन, कल आपने ही तो कहा था कि सुबह 7 बजे तक प्रेस किए हुए कपड़े दे जाना, इसलिए आज मैं जल्दी आई हूँ, वरना मैं 8 बजे तक आती हूँ। अच्छा ठीक है चल, अब कपड़े गिनवा। टोटल 10 कपड़े थे, देखो जरा कैसे प्रेस किए हैं इन्होंने। इतना बोलकर मालकिन ज्योति के किए हुए प्रेस वाले कपड़े चेक करने लगती है। कुछ ऐसे कपड़े थे जो मालकिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और वे गुस्से में ज्योति से बोलती है, अरे ये क्या, कपड़े प्रेस करना भूल गई है क्या? इसमें थोड़ी थोड़ी सिलवटें आ रही हैं। कम से कम काम तो अच्छा किया कर ताकि इंसान का मन खुश हो जाए। मालकिन ये जो कपड़ा है ना ऐसा ही है, इस वजह से इसमें ये सलवटें रहेंगी और बाकी कपड़े आप देख लो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से प्रेस किया है। हाँ तो तूने अपने अकॉर्डिंग कपड़ों को अच्छे से प्रेस किया है। कपड़े अच्छे प्रेस हो या ना हो ये तो हमें डिसाइड करना है ना। रुक जा, तेरे पैसे लेकर आती हूँ। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया तूने। मालकिन अंदर से पैसे लाती है और ज्योति को दे देती है। ज्योति पैसों को गिनती है जो कि थोड़े कम थे। इसके बाद ज्योति मालकिन से बोलती है, अरे मालकिन ये क्या, इसमें तो 500 रुपए कम है। अरे तो सुबह सुबह हमारा मूड खराब किया है तूने, ऊपर से काम भी अच्छा नहीं किया है। पैसे तो काटूंगी ना। मैम साहब, मुझे अपने बच्चों की फीस जमा करनी है और वैसे ही मेरे पास पैसे नहीं है और आपने उन पैसों से भी 500 रुपए काट लिए हैं। अरे तो बच्चे हमारे भरोसे पैदा किया था क्या तूने? अब तू बच्चों की फीस कहाँ से देगी, क्या करेगी? वह तेरी परेशानी है, मेरी नहीं। मालकिन भगवान के लिए मुझ गरीब के साथ ऐसा मत करो, मुझे पूरे पैसे दे दो। मैं रात भर जानकर मैं आपके कपड़े प्रेस करती हूँ, उसके बाद दिन भर मेहनत मजदूरी करती हूँ, तब जाकर मेरे घर में मेरे बच्चों का पेट पलता है। आप तो जानते हैं ना मैं विधवा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय मेरे बच्चों के। ज्यादा दिमाग खराब करेगी ना तो ये भी पैसे छीन लूंगी। चुपचाप चली जाए यहाँ से। बेचारी ज्योति रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दरअसल ज्योति विधवा है। शादी के कुछ साल बाद ही ज्योति का पति उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। उसके ससुराल में पति के अलावा उसकी बूढ़ी सास रहा करती है। उसका पति कपड़े प्रेस करने का काम किया करता था। पति के जाने के बाद अब यह काम ज्योति किया करती है। ज्योति की 15 साल की बेटी है जिसका नाम जिज्ञासा है। ज्योति अपनी बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने देखती है। वे चाहती है कि उसकी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े और उसका नाम रोशन करे। माँ, आज स्कूल में फीस भरना है, स्कूल
स्कूल टीचर मुझे 2 हफ्तों से वार्निंग दे रही है, अगर फीस जमा नहीं हुई तो वो मुझे स्कूल से निकाल देगी। बेटा तो चिंता मत कर, आज मैं तेरे साथ स्कूल जाऊंगी और तेरी टीचर से बात करूंगी। ज्योति जिज्ञासा के स्कूल जाती है और जिज्ञासा के स्कूल की प्रिंसिपल से बात करते हुए कहती है, मुझे पता है कि मेरी बेटी की फीस काफी दिनों से रुकी हुई है, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं इसकी फीस जमा नहीं कर पा रही हूँ। फिलहाल के लिए मैं थोड़े पैसे जमा कर रही हूँ और बाद में आकर आपको पूरी पेमेंट कर दूंगी। देखिए ज्योति जी, स्कूल में जिज्ञासा के अलावा और भी बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स टाइम पर फीस जमा कर देते हैं और आपका हमेशा का हो गया है कि आप 2 महीने के बाद फीस जमा करती हैं या फिर आपको 2-3 महीने का फीस पेंडिंग रहता है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं जानती हूँ मैडम, अब मेरे घर में मेरे अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। दिन भर यहाँ वहाँ मैं कपड़े प्रेस करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। मैं आपकी सारी सिचुएशन समझती हूँ, वैसे आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। क्या आप अकेले ही इतना सब कुछ कर रही हैं? ऊपर से आप चाहती हैं कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने। बहुत हिम्मत है आपके अंदर। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत कम लोग हैं जो आप जैसे हम गरीब को सपोर्ट करते हैं। मेरा भी तो बहुत मन करता था शादी से पहले कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन पाऊँ, लेकिन गरीबी ने मुझे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। शादी के बाद मैंने बहुत सारे अरमान सजाए थे कि मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन दूंगी, लेकिन भगवान ने वो भी पूरा नहीं होने दिया। जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि मैं कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचती हूँ। लेकिन एक चीज मैंने अपने दिमाग में बिठा ली है कि मैं अपनी बेटी को एक काबिल इंसान बनाऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। देखिए, अब आपको किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जिज्ञासा का एडमिशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा दूंगी, वो भी हाफ फीस पर। जिज्ञासा के अंदर वे काबिलियत है कि वे आगे जाकर आपका नाम जरूर रोशन करेगी। वे बच्ची हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा कर रखती है, किसी से भी कोई फालतू बातचीत करना उसे पसंद नहीं आता। उसकी बहुत तारीफ होती है पूरे स्कूल में। अब मैं समझ रही हूँ कि जिज्ञासा की तारीफ क्यों करते हैं सब, क्योंकि उसकी तारीफ का असली राज तो आप हो। उसे अच्छी परवरिश जो दी है आपने। मैं आपके साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे एक बार जरूर बताना। प्रिंसिपल ज्योति की मदद करती है, उसकी बेटी का एडमिशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा देती है, वो भी हाफ फीस पर। ज्योति अब दिन रात कपड़े प्रेस करके अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देती है और धीरे धीरे कपड़े प्रेस करने की एक शॉप भी खोल लेती है। अब लोग ज्योति की दुकान पर आकर कपड़े प्रेस करवाते और कपड़े खुद ले जाते। ऐसे ही अब 7 साल बीत जाते हैं। ज्योति अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ी। जिज्ञासा भी अब बड़ी हो चुकी थी, अब वह IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही थी। इसमें उसकी स्कूल की प्रिंसिपल में दोनों का बराबरी का योगदान था। जिज्ञासा दिन रात मेहनत करके अपनी पूरी पढ़ाई कर रही थी। जिज्ञासा UPSC का एग्जाम क्लियर कर देती है। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, जहां उसे उसकी मेहनत में सफलता मिलती है। वे IAS ऑफिसर बन जाती है। जब ये बात ज्योति को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है और पूरे शहर में जिज्ञासा का नाम हो चुका था। अरे सुना है, वो गरीब औरत जो प्रेस किया करती थी कपड़े, उसकी बेटी IAS ऑफिसर बन चुकी है। अखबार में भी नाम आया है। सच में बड़ी मेहनत की है उस औरत ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखाने में, और आज उसकी बेटी ऑफिसर बन चुकी है। सच में ये होती है लक्ष्मी। घर परिवार को कैसे संभाला जाता है वे जानती है। पति के जाने के बाद जीवन में उसके इतने उतार चढ़ाव आए ना, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया है उसने। कम उम्र में ही ज्योति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और इस मुश्किलों से लड़ते हुए वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी और आखिरकार उसके सपने पूरे हुए।